हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि हम पीजीटी का जो सिलेबस शुरू किए उसमें से आप लोग को पहला एक चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। मतलब एक टॉपिक अर्थव्यवस्था की जो ढांचा है, अर्थात अर्थव्यवस्था का जो ढांचा है वो ऑलरेडी वीडियो को हम अपलोड कर चुके हैं। तो आज का जो टॉपिक है नंबर 1 में, चूँकि एक जो पहला चैप्टर में पढ़ना, पहला पॉइंट पढ़ना अर्थव्यवस्था के ढांचा पढ़ना है और दूसरा लिखा है राष्ट्रीय आय का लेखीकरण। तो पहला हम वीडियो अपलोड कर दिए हैं, तो उसमें आप जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं राष्ट्रीय आय के बारे में, नेशनल इनकम के बारे में। ये इंडियन इकोनॉमी से चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय लेखा क्या है। तो देखिए, प्रत्येक देश अपनी राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़ों अर्थात उत्पादन, उपभोग, वितरण से संबंधित जो व्यवस्थित विवरण रखता है उसे हम राष्ट्रीय आय लेखा कहते हैं। मतलब कोई भी देश हो, राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़ा होता है, जो डाटा होता है, उसका जो विवरण रखते हैं, जैसे कि उत्पादन कितना, उपभोग कितना, वितरण कितना हुआ, ये सभी व्यवस्थित आंकड़े को व्यवस्थित रूप से विवरण करके रखता है, ठीक है। इसका विवरण रखता है, तो इसी को राष्ट्रीय आय लेखा कहते हैं। और राष्ट्रीय आय लेखा की बात करें कि इसको किस आधार पर तैयार किया जाता है, तो दोहरी लेखा प्रणाली के आधार पर तैयार किया जाता है। अब बात करें कि वित्तीय वर्ष क्या तारीख क्या होता है, तो वित्तीय वर्ष का हो जाता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है ये वित्तीय वर्ष। कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। और बजट वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। और थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय लेखा प्रणाली। तो राष्ट्रीय लेखा प्रणाली जो है, एक वर्ष में किसी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसके क्रियाकलापों, जैसे उसकी कुल आय द्वारा मापने का उपकरण होता है एक राष्ट्रीय लेखा प्रणाली। क्या होता है, तो जिससे हम एक वर्ष में किसी देश का कुल आय को जो मापने का जो उपकरण होता है उसी को राष्ट्रीय लेखा प्रणाली सिस्टम कहते हैं। अब अगर हम बात करें तो इधर थोड़ा सा जो मेन पॉइंट दिया हुआ उसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि क्या है मेन पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, लिखा राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विवरण। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का विकास 17वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सर विलियम पेटी तथा फ्रांस के बॉयल गिलबर्ट के द्वारा किया गया था। मतलब राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो विकास है वो 17वीं शताब्दी में जो इंग्लैंड के विलियम पेटी थे और फ्रांस के बॉयल गिलबर्ट थे, इसके द्वारा किया गया था, विकास किया गया था 17वीं शताब्दी में। अब आगे कहता है कि सर विलियम पेटी ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल अर्थमेटिक में लिखा है, क्या लिखा है कि एक देश की राष्ट्रीय आय एक वर्ष में श्रमिकों द्वारा उत्पादित मूल्य का कुल योग होती है। मतलब एक देश की जो राष्ट्रीय आय होती है एक वर्ष में जो श्रमिकों द्वारा जो उत्पादित मूल्य, कुल उत्पादित मूल्य का जो टोटल को योग कर देंगे तो उसे हम राष्ट्रीय आय कहेंगे। अब आगे देखें तो लिखा है कि सेकेंड वर्ल्ड वार के समय जो साइमन कुजनेट्स थे उसने राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जो विकास किया था, जिसके लिए उन्होंने 1971 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने की संभावना ज़्यादा बनता है कि साइमन कुजनेट के अनुसार राष्ट्रीय आय जो लेखा प्रणाली है इसका जो विकास हुआ था, इसको लिया किसे 1971 में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो भैया साइमन कुजनेट को नोबेल पुरस्कार मिला था। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर वैसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय लेखा और राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली के बारे में कुछ अंतर दिया है, तो इससे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। अब दिखेगा, थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, देखिए। कहता है राष्ट्रीय आय किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुएं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का कुल योग होती है। और राष्ट्रीय लेखा की बात करें तो यह विवरण होता है। क्या था, विवरण। जो विवरण रखते हैं उसको राष्ट्रीय लेखा कहते हैं। और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का मतलब जिस सिस्टम से हम, है ना, राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का मतलब किसी देश की जो राष्ट्रीय आय लेखा के निर्माण की विधि का तकनीकी, राष्ट्रीय आय लेखा जो होता है इसका निर्माण करने का जो विधि है, तकनीकी मेथड है, उसको राष्ट्रीय लेखा प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि ये राष्ट्रीय जो आय है अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक है। राष्ट्रीय क्या होता है, अर्थव्यवस्था का विकास का सूचक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राष्ट्रीय आय का अर्थव्यवस्था का अर्थव्यवस्था के विकास का सूचक क्या है, तो राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय लेखा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के प्रणाली को प्रदर्शित करता है। और राष्ट्रीय लेखा प्रणाली अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में स्थापित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय के आंकड़ों को तैयार करती है। और यहाँ पर एक वीवीआई क्वेश्चन ये बन रहा था, और इसमें देख सकते हो तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का संक्षिप्त एवं स्पष्ट चित्र का प्रदर्शित करती है, जबकि राष्ट्रीय लेखा की बात करें तो सूचनाओं को प्रदान करती है। और लेखा प्रणाली तो आपको पता है कि ये किस सिस्टम से जो मापते हैं। अब अगला टॉपिक है कि राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। कहता है यहाँ पर थोड़ा सा छोटा मोटा डेफिनेशन दिया है कि किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं का जो मूल्य होता है उसे राष्ट्रीय आय कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहलाता है।
इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होता है, मतलब जो भी विदेशों से इनकम प्राप्त होती है उसे भी शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। नेक्स्ट कहता है कि भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च जो है इस पर आधारित होते हैं। 2019 में सांख्यिकी विभाग के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO के विलय के पश्चात नवीन गठित संस्थान राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO वर्तमान में राष्ट्रीय आय के आकलन एवं प्रकाशन के लिए उत्तरदायी हैं। मतलब ये कह रहा है कि 2019 में क्या हुआ था कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO को दोनों को मिला करके एक NSO का गठन किया गया था, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO का गठन किया गया था। अब नेक्स्ट आगे बढ़े तो आपको मिलता है आपको राष्ट्रीय आय अर्थात नेशनल इनकम के बारे में। तो राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है, उपभोग व्यय, मतलब जो भी आपने उपभोग किया उसका जो भी चीज़ है आप जो व्यय किए उसको सब जोड़ा जाता है, चाहे वो उपभोग व्यय हो, सरकारी व्यय हो, निवेश व्यय हो। उसमें से मशीनों की घिसावट व्यय, जो भी उसमें घिसावट मशीनों के लिए जो व्यय हुआ है ना उसको माइनस करना है, प्लस निर्यात एवं आयात के मूल्यों को अंतर को घटा देना, जो आएगा उसको जोड़ देना अंतर को। तो ये राष्ट्रीय आय को गणना की विधि। अब जरा हम आगे देखें जो VVI पॉइंट है वो क्या रहने वाला है। राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर क्या है। राष्ट्रीय उत्पाद मात्रात्मक आधार, मतलब इस मात्रा को बोध करता है, ठीक है, क्वांटिटी का, ठीक है। और राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय उत्पाद तो मात्रा का बोध कर रहा है, लेकिन राष्ट्रीय आय गुणात्मक अवधारणा को बोध करता है। तो राष्ट्रीय उत्पाद स्टॉक से संबंधित है, जबकि राष्ट्रीय आय जो होता है वो प्रवाह फ्लो से संबंधित है। लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा नहीं देखना है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके लिए शॉर्ट में ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है या नहीं है। नेक्स्ट की अगर हम बात करूं तो हो जाता है कि वर्ष 1931 से 32 में VKRV राव ने सबसे पहले वैज्ञानिक विधि से राष्ट्रीय आय की गणना का जो विधि है उसको मतलब सबसे पहले अपनाया। तो यहाँ पे सवाल बनता है कि बताइए 1931 से 32 में VKRV राव ने सबसे पहले किस विधि से राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली की गणना किया। तो वैज्ञानिक विधि से, या वैज्ञानिक विधि से सबसे पहले किसने गणना किया, तो VKRV राव ने किया था, ठीक है। राष्ट्रीय लेखा प्रणाली का इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसका जनक माना जाता है, मतलब इसको फादर माना गया है। राष्ट्रीय आप कहते हैं कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का गणना का प्रयास दादा भाई नेहरू ने किया था, वर्ष 1863 में किया था। कहेगा कि सबसे पहले राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास करने का सबसे पहले प्रयास किसने किया था, दादा भाई नेहरू ने 1863 में किया था। और उन्होंने जो गणना का प्रयास किया था उसमें से उन्होंने प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने वर्ष 1949 में प्रोपी सी महालनोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ था। पूछेगा राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब हुआ था, 1949 में। किसकी अध्यक्षता में, महालनोबिस की अध्यक्षता में, ठीक है। अब आपको आगे देखना है नेक्स्ट जो VVI टॉपिक उससे हम लोग पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो होता है वो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो 29 जून को महालनोबिस के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। वर्ष 2000 में C रंगराजन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग बनाया गया। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग कब बनाया गया, तो रंगराजन की अध्यक्षता में वर्ष 2000 में बनाया गया था। अब अगर आगे हम बात करें तो वर्ष 2005 में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को पूर्णकालिक आयोग में बदल दिया गया। पूछेगा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को कब पूर्णकालिक आयोग में बदला गया, तो 2005 में, ठीक है। किसे पूर्णकालिक आयोग में बदला गया, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो सुरेश तेंदुलकर इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। अब आगे देखते हैं कि आगे का इसका जो पॉइंट है वो क्या रहने वाला है, तो देख लेते हैं। नेक्स्ट कहता है कि राष्ट्रीय आय के मापने की जो विधियां हैं, मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम, तो साइमन कुजनेस के अनुसार किसी देश की राष्ट्रीय आय को निम्नलिखित 3 विधियों द्वारा मापा जा सकता है, ठीक है। अब वो विधि कौन कौन है जरा देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय आय को मापने की विधियां 3 हैं। एक है प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि, ये 3 विधि है, ठीक है। ये 3 विधि के द्वारा हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। अब नेक्स्ट कहता है कि अगर ये सब जो फॉर्मूले हैं ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो इसे अभी इस वीडियो में नहीं बताएंगे, थोड़ा सा इसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगा तो उसमें बताया जाएगा। अभी हम लोग ध्यान देते हैं थोड़ा सा कि जो मेन पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद हम लोग MCQ लेकर के आएंगे, तो इस MCQ में आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और सब्सक्राइब जरूर करना है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो, क्योंकि हम इससे रिलेटेड आपको जो MCQ है जरूर लेकर के आएंगे। कहता उत्पादन विधि या मूल्य वर्धित विधि, प्रोडक्शन और या वैल्यू एडेड मेथड।
तो साइमन कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया। किस विधि को? तो ये भैया उत्पादन विधि को साइमन कुजनेट्स ने इस विधि को वस्तु सेवा विधि के नाम से परिभाषित किया, बताया। ठीक है। अगर आगे की मैं बात करूं तो आगे की जो बात है वो है राष्ट्रीय वास्तव में साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। इसकी गणना के लिए सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य में विदेशी से अर्जित शुद्ध आय को जोड़ा जाता है, अर्थात जो हमारे देश की इनकम है और जो हमारा विदेशों से प्राप्त हुआ है वो दोनों को जोड़ देते हैं तो राष्ट्रीय आय निकल के आ ही जाता है। और मूल्यह्रास को हमेशा घटाया जाता है, हमारा मूल्य में जो भी कमी होता है उसको माइनस कर दिया जाता है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले पेज की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है सेकेंड मेथड ऑफ आय विधि अर्थात इनकम मेथड। अभी आप लोग घबराने की जरूरत नहीं, चूंकि इसका एक बेसिक भी वीडियो आएगा, इसका एक और डिटेल्स वीडियो आएगा, मतलब एक ही टॉपिक को 3-3 वीडियो 4-4 वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए और आसानी से आपका एग्जाम अच्छा तरीके से जाए। तो आय मेथड में क्या कहता है, इस पद्धति के अंतर्गत राष्ट्रीय की जो गणना है, मतलब इस विधि में राष्ट्रीय की जो गणना है ये अनेक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों और व्यवसायों के उपक्रमों को शुद्ध मौद्रिक आय के योग को प्राप्त करता है। मतलब यहाँ पर जो व्यय क्वेश्चन रहने वाले हैं डॉक्टर बाउले तथा रॉबर्टसन के अनुसार आय गणना विधि के जो अंतर्गत सरकार देने वाले सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है। मतलब आय विधि में क्या होता है कि जितने भी लोग हैं उसके सभी इनकम को जोड़ा जाता है और उसके आधार पर, इनकम के आधार पर आय विधि जो है मतलब इसमें राष्ट्रीय आय को निकाला जाता है। चाहे जिस तरह का उसका इनकम हो सभी इनकम को जोड़ देते हैं। यहाँ पे दो टॉपिक आते हैं हमारे पास, फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में क्या अंतर है। तो देखिए इसका अभिप्राय उत्पादन के साधनों द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादक सेवाओं को प्रदान करने के लिए प्राप्त की जाने वाली आय से है। मतलब जैसे आपने लैंड, लेबर, भूमि कुछ भी लगाया उससे जो इनकम प्राप्त हुआ वो आपका हो गया साधन आय। मतलब आपने किसी साधन के तरीके से, संसाधन के तरीके से आपने इनकम प्राप्त किया, जैसे किराया, मजदूरी, ब्याज, लाभ। आपने मकान को किराए पर लगाया, उससे भाड़ा जो आया आपका साधन आया। आपने जो कमाया या जो भी कुछ मजदूरी आया वो साधन आया है। आपने सूद पर या पैसा पूंजी लगाया उसका जो ब्याज है वो आपका साधन आया है। ठीक है, लाभ जो है साधन आया है। इसके बाद है ट्रांसफर इनकम। इसका अभिप्राय क्या, उत्पादन सेवाओं के प्रदान के प्राप्त होने वाली आय से। कहने का मतलब इसमें ना तो राष्ट्रीय आय में ना ही इसको मूल्य घरेलू आय में इसको शामिल किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि सरकार छात्रवृत्ति देती है, वृद्धा पेंशन देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, ये सरकार देती है ना, तो फिर इसको क्यों जोड़ें। तो इसीलिए जितने भी तरह के जो स्कॉलरशिप हैं, वृद्धा पेंशन है, बेरोजगारी भत्ता, ये सब मिलते हैं तो भैया इसका सरकार देती है, फ्री फोकट में मिलता है बिना कोई वर्क किए, इसीलिए इसको कहते हैं ट्रांसफर इनकम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो वीवीआई टॉपिक रहने वाला है वो क्या है तो थोड़ा सा देख लेते हैं। कहता है व्यय विधि, एक्सपेंडिचर मेथड। इस विधि को हम व्यय विधि कहा जाता है, अर्थात इस विधि में क्या करते हैं, जितने भी लोग बच्चे जो उपभोग करते हैं, कहता है राष्ट्रीय आय कुल उपभोग तथा कुल वस्तुओं का योग होता है। जितना उपभोग किया, ठीक है, वो जितना उपभोग किया और जितना उसका बचत होगा उसको जोड़ा जाता है। ठीक है, कुल कहता है इसके अनुसार से कुल आय या तो उपभोग पर व्यय की जाती है अथवा बचत पर। तो उपभोग और बचत दोनों को जोड़ देंगे तो व्यय विधि के माध्यम से निकल जाता है। कहता है इस प्रकार के सही आंकड़े आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाते, इसलिए इस विधि का प्रयोग बहुत ही कम किया जाता है। पूछेगा कि बताइए किस विधि का प्रयोग कम करते हैं नेशनल इनकम को काउंट करने में, है ना। तो कहेंगे जो हमारा व्यय विधि है, एक्सपेंडिचर मेथड है, सबसे कम यूज करते हैं इसको, चूँकि इसमें बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। भारत में उत्पादन विधि क्या होता है, आय विधि के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की थी। ठीक है, ये उत्पादन वाला था। अब नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं कि जो वीवीआई टॉपिक क्या रहने वाला है सर, तो वीवीआई टॉपिक आप देख सकते हैं कि जो जीडीपी का जो आधार वर्ष माना गया है वो 2011 से 12 दिया गया है। ठीक है, पहले 2004 से 5 था जीडीपी का आधार वर्ष, बेसिक वर्ष, ये 2004 से 5 था, इसको बदल करके 2011 से 12 कर दिया गया है। नेक्स्ट है सकल घरेलू उत्पाद। यहाँ पे वीवीआई टॉपिक है, चूंकि इससे एग्जाम में पूछता है तो इससे थोड़ा सा देख लेते हैं सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। ठीक है, देख लेते हैं सकल घरेलू क्या है। सकल घरेलू उत्पाद किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य होता है। मतलब एक साल में जितना भी अपने वस्तु का उत्पादन किया उसको जोड़ देंगे तो सकल घरेलू उत्पाद निकल के आ जाता है। ठीक है, भारत में एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च तक रखा गया है। नेक्स्ट है कि जीडीपी बराबर क्या होता है।
तो C+I+G, जहाँ C उपभोग है, I निवेश है, G सरकारी व्यय है। अगर ये सबको जोड़ देंगे तो GDP निकल के आ जाता है। ठीक है, उपभोग, निवेश और सरकारी व्यय को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? GDP। ठीक है, GDP में होने वाला वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन ही किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर है। मतलब GDP में जो वार्षिक प्रतिशत परिवर्तन होता है, मतलब हर वर्ष में कुछ ना कुछ बदलाव होता है, बढ़ता है, वही उसका वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट होता है। कहता है आंतरिक उत्पादन शक्ति का पता चलता है, परंतु इससे देश के अंदर उत्पादन और सेवाओं की गुणवत्ता के स्तर पर पता नहीं चल पाता है। मतलब हम जो GDP की गणना करते हैं, इससे प्रॉफिट क्या होता है? तो इससे आंतरिक उत्पादन, मतलब देश के अंदर कितने सारा उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, ये चीज़ पता चल जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक की ओर से सदस्य देशों की तुलनात्मक तुलना करने में कि भैया किसमें ज़्यादा किसमें कम है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, ये भी चीज़ कंपेयर करने के लिए हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, GDP की गणना करते हैं। तो NDP की बात करें, शुद्ध घरेलू उत्पाद, तो चालू कीमतों पर GDP जो होता है, देखिए यह एक लेखा वर्ष के दौरान किसी एक देश के घरेलू सीमा में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का बाजार का मूल्य, जिसका अनुमान चालू अर्थात कीमतों पर लगाया जाता है, चालू कीमतों पर। और जो GDP होता है, ये आपका एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू सीमा के अंतर्गत जो भी वस्तु सेवाओं का उत्पादन का मूल्य होता है, उसको आधार वर्ष की कीमतों पर लगाया जाता है। जो इसका है ना, ये रियल, आप सोचिएगा यही रियल है। ठीक है, ये रियल इनकम होता है, ये रियल चीज़ होता है, इसको जाना। इसे मौद्रिक GDP भी कहा जाता है, किसको? तो शुद्ध घरेलू आय को, उत्पाद को। और इसे वास्तविक GDP कहते हैं, इसको वास्तविक कहते हैं, इसको मौद्रिक GDP कहते हैं। नेक्स्ट कहता है इसे मौद्रिक GDP कहते हैं, इसको वास्तविक GDP कहते हैं। लोगों के कल्याण के लिए एक अच्छा सूचक नहीं, लेकिन ये लोगों के कल्याण के लिए सबसे अच्छा सूचक बनाता है, किसको? तो GDP को। ये है ना, ये आपका चालू वाला नहीं, ये आपका रहेगा बेसी, मतलब बेस, जो बेस आधार होता है उसके आधार बेस पर। नेक्स्ट कहता है जो NDP होता है, NDP ये सदैव GDP से कम होता है, ये बात सही। तो NDP जो होता है हमेशा GDP से कम ही होता है। शुद्ध घरेलू जो उत्पाद होता है वो GDP से कम होता है। अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या मिलेगा, देखिए सर, आगे कहता है थोड़ा सा आगे की बात करें तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हमें लगता है कि इसका पार्ट 2 लाना होगा, चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, और पार्ट 2 में शायद हम ये नेशनल इनको को हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो आज तक हम यही तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।